गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी आप लोगों की। ठीक है, तैयारी पूरी कर ली है, पूरा कोर्स आ चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। अब टाइम आ गया है थोड़ा पेपर बना लिए जाए क्या। पिछले सालों के कुछ पेपर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बीबी पेपर 2022 का 2022 के एग्जाम की एक बार सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए। आई नो इसका सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार फेयर आइडिया ले लेते हैं और अपने कोशिश करना कि आप मेरी वीडियो पहले खुद से पेपर सॉल्व करना, फिर मैच करना, देखना कि आपने क्या कितना क्या सही करा है। ओके, तो चलिए 2022 के पेपर का डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं वन बाय वन। पहले एक एक करके समझा दूंगा। वैसे 2022 में पेपर जो आया था ना वो ज्यादातर थियोरेटिकल आया था, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने का काम था हमारे पास, है ना। पेपर का पैटर्न आई होप सबको पता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पूरे पेपर से 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और पहला क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स का आता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में आपने बहुत सारे पार्ट दे रखे होते हैं, उसमें सिर्फ 5 पार्ट ही अटेम्प्ट हमेशा 5 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई भी 5 उसमें से करने लायक हैं। ओके, तो वन बाय वन पेपर के क्वेश्चंस उठाते हैं और इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। मैं उठा के इसको अपनी फाइल में पेस्ट करता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम इन 2 to 3 सेंटेंसेस। ओके, अटेम्प्ट एनी 5। तो आपने थियरी में एक्सप्लेन करना है। वन बाय वन ट्रू फॉल्स करते हैं। जिस बच्चे का पेपर उठाया है उसने अपने 5 पार्ट के आंसर मार्क कर रखे हैं एंड लेट्स सी उसने कितना सही कितना गलत करा हुआ है। तो वन बाय वन मैं आपको बताया तो सुनना ध्यान से। कह रहे हैं पहला पार्ट कह रहा है अगर इफ ऑल द असम्पशंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स आर सेटिस्फाइड, जितनी भी आपने CLRM की असम्पशंस करी हैं अगर वो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं देन द एस्टिमेटर्स आर ब्लू। बिल्कुल सही है जी, ट्रू आंसर है, परफेक्ट आंसर है। और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिल्कुल अगर गॉस मार्कव की सारी असम्पशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब ब्लू होने का मतलब क्या है, गॉस मार्कव की असम्पशन हो जाती है। गॉस मार्कव की असम्पशन क्या थी याद है? नंबर वन बेस्ट लीनियरिटी, लीनियर रहेगा, अनबायस्ड रहेगा और एफिशिएंट रहेगा। लीनियर का मतलब डिग्री शुड बी 1, हमने प्रूव कर रखा है, बस आपने स्टेटमेंट में समझाना है कि लीनियर रहेगा, डिग्री 1 रहेगा। दूसरा अनबायस्ड, एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के इक्वल होता है, याद है? एक्सपेक्टेशन ऑफ B1 बीटा 1 के इक्वल, एक्सपेक्टेशन ऑफ B2 बीटा 2 के इक्वल। तो हाँ, लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अनबायस्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि मिनिमम वेरिएंस आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ थियरी में एक्सप्लेन कर देना है कि इसका मतलब क्या होता है। दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ। ओके, तो पहला पार्ट समझ आता है, बिल्कुल ट्रू है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म आपको याद होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू ये हमारी हमेशा 0 होती थी। रिमेंबर, मीन ऑफ एरर टर्म ये 0 होता है, यही तो असम्पशन थी हमारी एक, है ना। तो कह रहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट नेवर 0। हमने पढ़ रखा है इट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, है ना। तो ये तो हमेशा, ये तो फॉर श्योर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो जिस बच्चे का पेपर है उसने भी सही मार्क करा हुआ है, कोई गलती नहीं है। और आप बता देंगे इसमें लिख के कि हाँ फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है एरर टर्म की। तीसरा पार्ट कह रहा है इन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हमारे द अटेम्प्ट इज टू मैक्स मिनिमाइज द सम ऑफ रेजिडुअल्स। हाँ जी, कह रहे ओएलएस का मतलब क्या होता है? ओएलएस में हम हमारा गोल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है हमारा, कि हम क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं सम ऑफ रेजिडुअल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। यही कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हैं क्या? सोच के बताओ, क्या हम मिनिमाइजेशन ऑफ, सी पार्ट नहीं, इसके लिए यहां लिख देता हूं, क्या आप मिनिमाइजेशन ऑफ सिग्मा EI कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? सिग्मा EI स्क्वायर कर रहे हैं, सम ऑफ रेसिडुअल्स नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स को आप मिनिमाइज करते हो, इसने कहा। और वैसे भी याद है ना,
मेथड का नाम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है बच्चों। लीस्ट स्क्वायर, स्क्वायर्स को हम मिनिमाइज करते हैं ना, है ना, और वो क्या कह रहा है, मिनिमाइज करना है सम ऑफ रेसिडुअल्स को, तो आंसर इज फॉल्स। गॉट इट। तो आप बता देंगे कि हम मिनिमाइजेशन ऑफ EI नहीं कर रहे या मिनिमाइजेशन ऑफ म्यू आई नहीं कर रहे, हम किसको मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ EI या म्यू आई स्क्वायर कर रहे हैं। आई बात समझ। तो सी पार्ट भी हमारा क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। गॉट इट। आई होप समझ आ रहा होगा। बैच में वैसे मैंने पूरी डिटेल्स में लिखवा रखा है आपको। अगर सॉल्यूशन थियरी लिखना देखना है तो वहां से उठा के आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम डिस्कस करते जा रहे हैं बस पेपर को, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए क्या है। हाँ, जहां कैलकुलेट करने का पार्ट होगा वहां पे मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी दे दूंगा दोबारा से लिखवा के। ओके, करते हैं अभी वन बाय वन, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप अगर आपको याद आए तो हमने दो चीजें सीखी थी डमी ट्रैप में। पहली बात क्या थी, अगर इंटरसेप्ट लेना है, अगर इंटरसेप्ट लेना है तो नंबर ऑफ डमीज हमेशा एक कम इंट्रोड्यूस होती है, m-1 डमीज होती हैं फॉर m कैटेगरीज। और अगर इंटरसेप्ट नहीं लेना है, ओरिजिन मॉडल है, तो नंबर ऑफ डमीज बराबर रहती हैं, है ना। अगर आप ये काम फॉलो कर रहे हो तो डमी वेरिएबल ट्रैप में नहीं फंसोगे, मतलब परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी में नहीं फंसोगे। डमी वेरिएबल ट्रैप हमारे लिए क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। In order to avoid dummy variable trap, the number of dummies should be equals to, number of dummies should be equals to number of categories of qualitative variable, है ना। यही कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि ऐसा होना चाहिए। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा, अभी आपने बोला भी है, लेकिन मैंने क्या बोला, दो कंडीशन होनी चाहिए ना, इंटरसेप्ट होगा तब या इंटरसेप्ट नहीं होगा तब। क्या क्वेश्चन ने कहीं बताया कि इंटरसेप्ट है या नहीं है? तो आंसर अगेन, क्योंकि आधा सच है आधा झूठ है, तो आंसर इज फॉल्स वंस अगेन। और आप यही बात आप समझा देंगे कि कब इक्वल होगा, जब इंटरसेप्ट नहीं लेना है, लेकिन फॉर इंटरसेप्ट मॉडल ये हमेशा एक कम होना चाहिए। ओके, ई पार्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल का स्लोप, लीनियर मॉडल याद है ना, ई पार्ट के लिए लिख देता हूं मैं आपके लिए। लीनियर मॉडल याद है ना, β1 प्लस β2 xi होता है। ओके, और डबल लॉग मॉडल ln yi में यही β1 प्लस β2 ln xi होता है। गॉट इट। अब वो क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल का स्लोप जो है ये बन जाएगा इलास्टिसिटी अगर मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए डबल लॉग मॉडल में। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है, इतनी मैथमेटिक्स तो हम सभी को आती है ना। इतना मैथ्स हम सबने पढ़ा था, हमने कैसे पढ़ा था हमें याद है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, लीनियर मॉडल में स्लोप का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फॉर एवरी चेंज इन एक्स चेंज इन वाई, मीन वैल्यू में चेंज इन वाई, है ना। डबल लॉग में क्या होता है, फॉर एवरी इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है, फॉर एवरी चेंज इन 1% इन एक्स 1% इन मीन वैल्यू ऑफ वाई होता है। बिल्कुल सही बात बोला, लेकिन यही नहीं बनेगा, ये उठा के नहीं बन जाएगा। सॉरी, क्या सिलेक्ट कर लिया, ओके ये हाँ हाईलाइटर, यही सेम नहीं बन जाएगा। ओके, एक सेकंड बच्चों, हाईलाइटर ही गलत पिक हुआ है। ओके ओके, वन सेकंड, यही वाला चलो समझो जरा, यही वाला सेम नहीं बन जाएगा। हाँ ठीक है, यही वाला सेम नहीं बन जाएगा, ये बदल जाएगा। आपको याद है ना हम कैसे करते हैं, डबल लॉग मॉडल कैसे करते हैं। मेरे पास डेटा होगा, मैं डेटा में लॉग लूंगा, मेरे पास एक्स की वैल्यूज थी, पहले एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज थी, वाई की कुछ कुछ वैल्यूज थी। अब मैंने इनमें लॉग लिया होगा, दोनों साइड पे लॉग लिया होगा, लॉग लिया होगा तो ये वैल्यूज बदली होंगी। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड मॉडल का β2 हमारी इलास्टिसिटी की बात करेगा, लेकिन वो सेम β2 नहीं होगा जो पहले वाले मॉडल में आ रहा है। तो कह रहा है वो ही बन जाएगा क्या, आंसर इज वंस अगेन फॉल्स। डिटेलिंग आप यही दे देंगे कि ये इंटरप्रिटेशन बताएंगे, लेकिन वो आपका जो वैल्यू है वैल्यू विल चेंज। β2 डबल लॉग मॉडल वाला इलास्टिसिटी को नोट करता है, पहले वाला नहीं करता है। तो पहले वाला अगर देखो बड़ी, ये तो आपको वैसे भी पता है ना यार, पहले अगर β2 का वैल्यू 10 आ रहा था तो लॉग लेने के बाद वो 10 थोड़ी आएगा, वो तो बहुत छोटा सा डेसिमल्स में कुछ आ रहा होगा, है ना। तो वो सेम वैल्यू नहीं रहेगा बच्चों। आई बात समझ,
क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमारा एक पार्ट ट्रू था, बाकी सारे फॉल्स आए हैं। अब एफ पार्ट पढ़ते हैं। हेट्रोस्किडास्टिसिटी कह रहे हैं, हेट्रोस्किडास्टिसिटी क्वाइट कॉमन इन टाइम सीरीज डेटा। आप देख पा रहे हो कितने सीधे सीधे क्वेश्चन है। मैंने जितनी थ्योरी आपको लिखवा रखी है ना, उसके फालतू आपने एक अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स पढ़ रखे हैं तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आपको मेरी सॉल्यूशन वीडियो की जरूरत भी पड़ रही होगी बच्चों, क्योंकि क्लास नोट में एक एक बात बड़ी क्लियरली बताई थी मैंने, और ये बहुत बार बताई थी। टाइम सीरीज डेटा में ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम ज्यादा मिलता है। हेट्रोस्किडास्टिसिटी हेट्रोजेनस यूनिट में, क्रॉस सेक्शनल में मिलता है। तो क्या होना चाहिए? फॉल्स। बच्चे ने भी फॉल्स ही लिखा, बहुत समझदार बच्चा था। बिल्कुल जी, फॉल्स। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे कब होता है क्वाइट कॉमन इन टाइम सीरीज। नो, फॉल्स। ये किस में होता है? क्रॉस सेक्शनल डेटा में होता है। ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल डेटा में मिलता है। टाइम सीरीज में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटो कोरिलेशन ज्यादा मिलता है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट। कह रहे मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट, मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट व्हेन द एरर टर्म इज कोरिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद करके बताओ, मल्टीकोलिनैरिटी कब मिलता है? जब मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एरर टर्म वेरिएबल से होता है। क्यों झूठ बोल रहा है भाई? हमें अच्छे से पता है फॉल्स कब होता है? जब दो x2 और x3 का कोवेरियंस आता है, x2 x3 रिलेट होते हैं, है ना? तो वो बात आप थ्योरी में लिखेंगे, क्लास में बहुत अच्छे से लिखवा रखा है ना? तो ये कब मिलता है? व्हेन कंडीशन क्या है? जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड मिल रहे होते हैं, और वो भी बहुत हाई रिलेशन आता है, वरना रिलेशन तो हमेशा रहता ही है। ओके, लास्ट एंड फाइनल एच पार्ट भी पढ़ लीजिए। कह रहे हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द रिग्रेशन मॉडल। सर बताने की जरूरत नहीं है, इस पर तो मैंने एग्जाम्पल भी लेके दिखाया था कि आर बार स्क्वायर नेगेटिव भी आता है। अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और आर स्क्वायर छोटा है तो आर बार स्क्वायर नेगेटिव आता है। इसका तो मैंने एग्जाम्पल लेके तक, वैल्यू का एग्जाम्पल तक दे सकते हो आप इसके अंदर, है ना? तो ये सारी चीजें स्ट्रेट क्वेश्चन, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं है बच्चों। फिर बोल रहा हूं, अगर आपने क्लास नोट्स रजिस्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन हलवा लड्डू लगेंगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे फटाफट फटाफट। एम आई क्लियर? है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ सैंपल ऑफ 20 फर्म्स। ठीक है, दो अलग अलग मॉडल्स दे रखे हैं। एक कौन सा दिया? क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM दे दिया, और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे दिया, MLRM दे दिया। एक CLRM है, एक MLRM है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टू मॉडल्स इज बेटर। हमें बताना है कौन सा मॉडल बेटर है। याद है दो चीजें, अगर सेम नंबर ऑफ वेरिएबल रहते थे, है ना, और फिर मॉडल्स की टाइप को कंपेयर करना होता है तो चार बातें करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मॉडल डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हैं। इसके तो सर हमारे पास मैथमेटिकली दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। ईदर बाय यूजिंग टी टेस्टिंग। किसकी टी टेस्टिंग? ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये बीटा 3 है। टी टेस्टिंग कर लो किसकी? बीटा 3 की। इधर बाय टेस्टिंग टी टेस्टिंग ऑफ बीटा 3 कर लो, और आपको याद है आर बार स्क्वायर मेथड लगा दो। ठीक है, आर बार स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो। इवन इसका तीसरा जो तरीका है वो है RLS मेथड, RLS मेथड भी लगा सकते हो। तो क्या है हमारे पास? टी टेस्टिंग कर सकते हैं हम, पर वो इस मॉडल में कर नहीं पाएंगे। वजह है क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड एरर्स नहीं पता। इसके एरर्स तो पता है पर इसके नहीं पता है, तो टी टेस्टिंग हम कर नहीं पाएंगे। बट वी हैव द वे, है ना? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टू मॉडल इज बेटर, हाउ विल यू टेस्ट वेदर द न्यू वेरिएबल should be added or not? तो either use RLS method और use R bar method. Got it? तो फटाफट से एक बार याद करवा देता हूं आपको कि दोनों में फॉर्मूला क्या था। ठीक है, RLS R bar स्क्वायर में, तो RLS मेथड फॉर्मूला याद है बच्चों? शॉर्ट में लिखवा रहा हूं फिर से, अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए ना तो क्लास रजिस्टर उठा के देख सकता है, वरना मुझे टेक्स्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 1 to 1 RLS का मेथड याद है फॉर्मूला?
आर स्क्वायर यू आर माइनस आर स्क्वायर आर अपॉन m number of restrictions CA upon 1 minus r square ur by n minus k follows f distribution with m comma n minus k number of restrictions है ना n minus k डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आता है याद? तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसके लिए सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है। आर स्क्वायर यू आर कौन सा होता है हमेशा? नए वाला। और आर स्क्वायर आर कौन सा होता है हमेशा? ओल्ड वाला। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ये हमें याद है। बड़ा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। गॉट इट? एक तरीका तो ये है, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूं आपको। तो सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मैं कट कर लाता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, थिंग्स विल बी इजियर। ओके, एक सेकेंड मैं कट करता हूँ बच्चों क्वेश्चन। ओके, कर ले अब इसको डिस्कस। हाँ सुनो जरा, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया था, पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप आरएलएस मेथड लगा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, अगर आप आरएलएस मेथड लगा रहे हो तो आपके एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आर स्क्वायर यू आर का वैल्यू है 0.53 माइनस आर स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर आर इज 0.424 अपॉन नंबर ऑफ रिसेक्शन, मेरे क्वेश्चन में 1 है क्योंकि एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग। 1 माइनस आर स्क्वायर यू आर अपॉन एन माइनस के। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में 20 बोली हुई थी और के इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना? पैरामीटर्स आपके वो 3 है हमारे पास। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, मैंने थोड़ा जल्दी में करी है। कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, मे बी कोई एरर मिल जाए। ठीक है, तो टेंटेटिव आइडिया से मैं लिख देता हूं, मैंने जो कैलकुलेट किया था 3.84 आ रहा था। अब इसे टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे 1,17 डिग्री ऑफ फ्रीडम से। टेबल वैल्यू आपको देखनी आती है और शायद ये उससे बड़ी ही आ रही है। तो मैंने देखा था बड़ी ही आ रही है, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नल क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, उससे पहले नल ऑल्टरनेट स्पेसिफाई करना होता था। तो नल ऑल्टरनेट कैसे स्पेसिफाई करते हैं? मैंने इसे β1 β2 β3 मार्क किया। नल क्या था हमारा? β3 0 ओवर द ऑल्टरनेट β3 नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा आपने कर रखा है। और β3 0 होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू वेरिएबल इज new variable should not be added. Over the alternate कि new variable is better, है ना? ये बेटर है, इसको ऐड करना चाहिए। ओके, क्लियर है? ठीक है जी। तो नल रिजेक्ट होगा तो दैट मीन्स हमारा न्यू वेरिएबल ऐड करना चाहिए, जो तीसरा वेरिएबल है वो रेलेवेंट है। ओके, यही काम हम आर बार मेथड से भी कर सकते हो, बट सबको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक कर दिया, दैट इज इनफ। ओके, चलिए जी वापस चलते हैं अपनी फाइल पे। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे थे? अब आया है, तो हाँ पहला क्या था? विच ऑफ द दीज टू मॉडल्स आर बेटर हमने बता दिया। हाउ विल यू टेस्ट, वो भी हमने बता दिया, बाय यूजिंग आरएलएस मेथड। ओके, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट में करना क्या है? हाउ विल यू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, इसके बी पार्ट को एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे करेंगे, बाय ईदर बाय यूजिंग टी टेस्ट और एफ टेस्ट। एफ टेस्ट किया तो ऊपर वाला आरएलएस मेथड ही लगेगा। टी टेस्ट किया तो आप टी टेस्ट भी कर सकते हो। टी टेस्ट में नल सेट कर लोगे कि आपका जो भी बीटा लेना है आपने, जैसे बीटा आई है वो इक्वल है बीटा जे के। नल हमेशा इक्वालिटी के लिए सेट होता है। ओवर द ऑल्टरनेट के बीटा आई बीटा जे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप टेस्ट करोगे बाय यूजिंग टी टेस्टिंग, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर बीटा आई माइनस बीटा जे। ठीक है, और याद रखना ये इसके हैट्स की ही बात करता है। तो कहीं भी पैरामीटर लिखा है तो वो एस्टिमेटर से ही इक्वालिवेट होगा हमेशा, अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1 माइनस बीटा जे। तो थियोरेटिकल पार्ट है, ये कभी करने के लिए वैसे भी नहीं आएगा, इसे थ्योरी में मेंशन करना है। नॉलेज चेक कर रहा है आपकी। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आई माइनस बीटा जे
फॉर्मूला क्या होता है? वही सेम फॉर्मूला जो आप पहले पढ़ते आए हो। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस निकलेगा वेरिएंस ऑफ बीटा आई, ये आई लिखा है, वेरिएंस ऑफ बीटा आई प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा जे। ये सारा काम ना हमने बचपन में ही कर लिया था, बचपन मतलब पुराने सेमेस्टर्स में ही कर लिया था। बीटा वन बीटा टू, और ये हैट है सब जगह, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां से आपका स्टैंडर्ड एरर भी निकल जाएगा। थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्टेटमेंट लिखते रहेगा। एक मेथड तो ये है, हमारे पास दो मेथड थे ना, मेथड वन M1, मेथड टू क्या है? मेथड टू है कि हम एफ टेस्ट कर लें, है ना। एफ टेस्ट में आपको पता है वही RLS मेथड लगेगा, सारा काम वैसे वैसे चलेगा, वो ऊपर एक्सप्लेन किया ही था। तो सेम RLS मेथड को एक्सप्लेन कर देना। ओके, गॉट इट। तो सेकेंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट में हमें ये करना था, एक 10 नंबर एक 5 नंबर। ओके, डन। डन है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्ट्रेट बिल्कुल वही जो आपको थ्योरी में लिखवा रखा है, सारा का सारा काम वही है। कह रहा है हाउ वुड यू इंटरप्रेट डी ऑफ डर्बिन वाटसन फॉर्मूला यूज्ड टू डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन, शो द नेसेसरी स्टेप। पूरा डर्बिन वाटसन एक्सप्लेन करना है। आपने क्या सीखा था? डर्बिन वाटसन क्या होता है? डर्बिन वाटसन डी निकालता है, डी निकालने के लिए बाद तीन वैल्यूज आती हैं, जीरो आ सकती है, जीरो के पास, टू के पास, फोर के पास। आपका डिसीजन टेबल बना दोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पूरा काट के, है ना। अगर अगर जीरो रहा तो किसे डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन को। फोर रहा किसे डिनोट कर रहा है? फोर के पास रहा किसे डिनोट कर रहा है? नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन को। और टू के पास आ गया, इसका मतलब नो ऑटो कोरिलेशन को डिनोट कर रहा है। आगे वो ये भी कह रहा है कि बताओ इसको पी वैल्यू से कैसे निकाल रहे थे आप, है ना। तो पी वैल्यू से कैसे निकाल रहे थे वो भी आपको याद है, आपने सीखा था। डी इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है वैसे, टू टाइम्स वन माइनस रो हैट के। कभी भी यहां से रो हैट निकालना है, रो हैट निकालना है, तो रो हैट निकालने का फॉर्मूला क्या था? डी बाई टू, वन माइनस डी बाई टू। ठीक, वो प्रॉपर आपको थ्योरी में लिखवा रखा है, वो सारा समझा दीजिएगा एक काम। साथ ही साथ assumptions भी आपको सेपरेट लिखवा रखी है असाइनमेंट में। डर्बिन वाटसन की assumptions क्या होती हैं कि इंटरसेप्ट टर्म होनी चाहिए मॉडल के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर AR1 ऑटो रिग्रेसिव 1 की बात कर रहे होते हैं, सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, नॉन स्टोकास्टिक होते हैं, और इसमें अदर कोई हेट्रो की या मल्टीकॉर्डिनैलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सारी बातें आप समझा दोगे, और लैग्ड वेरिएबल नहीं होता है ना, रिग्रेशन मॉडल में। तो वो सारे assumptions आपको लिखवा रखे, थ्योरी में एक्सप्लेन करना है तीनों पार्ट्स को रादर। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा मल्टीकॉर्डिनैलिटी एक्सप्लेन करना है कि मल्टीकॉर्डिनैलिटी क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स मॉडल में आता है। गॉट इट। तो उसके अंदर कह रहे हैं व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो बता दोगे आप कैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हाई आर स्क्वायर स्मॉल टी वैल्यूज, वो सब आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और कैसे रिड्यूस कर सकते हो, मेथड्स क्या हैं? मेथड्स होता है ना, ड्रॉपिंग अ कॉलिनियर वेरिएबल कर लो, या ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, या सैंपल साइज बढ़ा दो, वो सारी चीजें। ओके, तो इसके सेकेंड पार्ट को भी थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, एंड आई होप ये सारी बातें हमने रजिस्टर्स में बहुत क्लियर लिख रखी हैं, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सप्लेन करने में। सी पार्ट को भी पढ़ लेते हैं। कह रहे शो हाउ डज द स्लोप इंटरसेप्ट आर स्क्वायर ऑफ अ मॉडल undergo a change after both dependent and independent variable are scaled by the researcher to simplify the calculation। scaling of unit explain करना है, क्या है? अगर वाई आई स्टार से अल्फा टाइम्स ऑफ वाई आई के इक्वल है ना, अल्फा टाइम्स ऑफ वाई आई, या ए लिखवाया था, आई डोंट नो कि मैंने कौन सा आपको टर्म लिखवाया था, ए टाइम्स लिखवाया था। और एक्स आई स्टार अगर आपका बी टाइम्स ऑफ एक्स आई के इक्वल है, रिमेंबर, तो आपके स्लोप पे क्या फर्क आता है, आपके इंटरसेप्ट पे क्या फर्क आता है, शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में लिखवा रखा है, एज इट इज लिख देना। तो आपको पता है आपका जो B1 होता है वो A टाइम्स ऑफ B1 स्टार जो होता है
वो a टाइम्स ऑफ b1 हो जाता है, b2 स्टार जो होता है वो a बाय b टाइम्स ऑफ b2 स्टार हो जाता है, रिमेंबर, और आर स्क्वायर में नो चेंज आता है, रिमेंबर। तो वो स्केलिंग ऑफ यूनिट जो आपको एक्सप्लेन करवाया हुआ था, वो स्केलिंग ऑफ यूनिट आपने एज इट इज एक्सप्लेन करके दे देना है बस। एम आई क्लियर? क्लियर? चले आगे बच्चों, हाँ यहां तक समझ आता है? चलिए जी फिर अब देखो मोरलेस क्या है, आपका पूरा पेपर जो है ना वो ऐसा है कि लॉजिकल थियरी है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल तो अभी तक हमने देखा आया ही नहीं कुछ भी, कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप थियरी 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 एक्सप्लेन करे जा रहे हो। डमी वेरिएबल का अगला क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं दिया कुछ मॉडल निकाल के, आपने बस स्पेसिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन काट के समझा देता हूं। ओके चलिए मैं इसे यहीं पे जगह ही समझा देंगे, चलो पढ़ते हैं जरा। कह रहे डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 98 स्कूल्स ऑफ दिल्ली, 98 स्कूल्स का हमने डेटा सिलेक्ट किया है। रिसर्चर ट्राई टू रन अ रिग्रेशन ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल का फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो क्वांटिटी हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। इन एडिशन उसके बाद स्कूल डिफर ऑन द अकाउंट ऑफ देयर नेचर, नेचर की भी बात कर रहा है, दैट इज सम ऑफ दीज स्कूल्स आर स्पेशल स्कूल्स, इसके लिए हम डमी डालेंगे। imparting education to student with special need, rest being general schools. Also, some of these schools are located in cities, rest are far. Okay, अच्छा दो डमीज का पार्ट है, located in cities and away from city। तो ये सारी बातें ना हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। ओके, ताकि हमें दिमाग कम से कम लगाना हो। तो आपको समझ आ गया होगा, दो डमीज की बात कर रहा है, एक एक ये तो आपका वेरिएबल है, एक्स आई बनेगा। एक डमी डलेगी स्पेशलिटी के लिए और एक डमी डलेगी लोकेलिटी के लिए, D1 एंड D2। अभी इंपोज कर लेते हैं। कह रहे डेवलप रिग्रेशन मॉडल, एक रिग्रेशन मॉडल बना दीजिए वेयर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल इज अ फंक्शन ऑफ। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर, मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर वाई आई की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, कॉस्ट स्ट्रक्चर इक्वल आ जाएगा β1 प्लस β2 xi। xi क्या है, मेरा स्टूडेंट है, लिख देता हूं आपके लिए, इसको हम वाई लिखते थे, इसको हम xi लिखते हैं, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख दो, प्लस β3 d1i β4 d2i प्लस म्यू आई। ठीक है, ये आपका फंक्शन इंपोज होगा जहां पे D1 डमी वन किसे डिनोट करेगा, डमी वन डिनोट करेगा वन, आप वन किसी को भी ले सकते हो, वन फॉर स्पेशल स्कूल, एंड जीरो अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब जनरल हो गया, है ना, जनरल और स्पेशल ही था, हाँ बिल्कुल ठीक है। D2 ये तो D1 हो गया, D2 D2 कैसे डाला, वन, वन फॉर लोकेटेड इन सिटी, जीरो अदरवाइज, अदरवाइज मतलब फार, फार अवे फ्रॉम सिटीज। ओके, ये आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले पार्ट का मॉडल तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, यहां तक समझ आता है? इसके बाद वैसे भी डमी वेरिएबल चैप्टर में हमने किया था कि जैसे ही हमें मॉडल मिल जाता है ना, सबसे पहला काम क्या होता है, पहले हम मॉडल में डमीज डाल के उसे कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो वो मैं करके दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं कट करके इसको अपने पेज पे ले जाता हूँ बच्चों। वैसे तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस थोड़ा क्रिस्प ताकि आप लोगों को बहुत टाइम ना लगे। तो अभी मैं ये कट करने वाले पार्ट को भूल गया कॉपी करना आपके लिए, ये क्या कर दिया मैंने, एक से कॉपी। ठीक है, वरना मैं रिकॉर्डिंग्स को पॉज करके ही इसे कॉपी करना प्रेफर करता हूँ। चलो एनीवेज, ओके, भूल जाता हूँ कि हम रिकॉर्डेड क्लास में हैं बच्चों इंस्टेड ऑफ लाइव क्लास। ठीक है, यूजुअली लाइव क्लास की आदत होती है ना, तो वहां पर रिकॉर्डिंग को पॉज करने का मौका ही नहीं मिलता है। ओके, हाँ जी,
सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंड पार्ट ये है हमारा। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे जहां पे आप डमीज को क्या करोगे? पुट करना शुरू करोगे, अपने वाई आई की एक्सपेक्टेड वाई आई की वैल्यू निकालोगे। कैसे? जब D1 भी जीरो है, D2 भी जीरो है। जब D1 जीरो है D2 1 है। जब D1 1 है, D2 जीरो है। और जब D1 D2 दोनों ही 1 है। आपको पहले याद करवा देता हूं कि D1 जीरो D2 जीरो, इसका मतलब क्या होता है? D1 जीरो D2 जीरो का मतलब होता है कि जनरल स्कूल फार फ्रॉम सिटी, है ना? जनरल आ गया और फार फ्रॉम सिटी आ गया। D1 को जीरो रखा मतलब जनरल स्कूल और लोकेटेड इन सिटी। D1 1 मतलब स्पेशल स्कूल, और D2 जीरो है ना, जीरो मतलब क्या था? अदर फार, फार फ्रॉम सिटी। एंड दोनों 1 1 मतलब स्पेशल स्कूल and located in city। ठीक है जी। यहां से हम अपना मॉडल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मॉडल क्या क्या आ जाएगा? जब दोनों जीरो आएंगे तो मॉडल सिर्फ इतना बनेगा, β1 प्लस β2 एक्स आई। जब D1 जीरो होगा तो β1 β2 एक्स आई आएगा, साथ में β4 D2 आई आएगा, प्लस म्यू आई तो हमेशा है ही। जब ये 1 है, ये जीरो है, तो β1 β2 एक्स आई तो सभी में ही आना है ना? ये तो सभी में ही सेम रहना है। प्लस में D1 आएगा, β3 D1 आए, और D4 जीरो हो गया, यहां पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारा मॉडल आ गया, सबकी इंटरप्रिटेशन सामने लिखी रखी है। सेकंड पार्ट में यही कहा था, राइट डाउन रिग्रेशन इक्वेशंस क्लियरली ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल, जनरल एंड बिटवीन द स्कूल लोकेटेड इन सिटी एंड फार अवे। व्हाट डू ईच ऑफ दीज रिग्रेशन इक्वेशंस सिग्निफाई? तो आगे सबका लिख दिया कि पहली इक्वेशन क्या सिग्निफाई कर रही है, पहली किसे डिनोट कर रही है, दूसरी किसे डिनोट कर रही है, तीसरी किसे डिनोट कर रही है, और चौथी किसे डिनोट कर रही है। ओके, तो यही बात आप एक एक लाइन, वन लाइनर में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ वुड यू टेस्ट वेदर द नेचर ऑफ स्कूल। नेचर ऑफ स्कूल मतलब डमी 1 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। नेचर ऑफ स्कूल इम्पैक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो β3 का टेस्टिंग बताना है, कैसे करोगे? एक वेरिएबल का टेस्टिंग कैसे करते हो? बाय यूजिंग टी टेस्ट करते हो। थर्ड पार्ट तो किसके लिए करना है? β3 के लिए करना है। तो नल सेट होगा, ऑल्टरनेट सेट होगा, β3 जीरो जीरो ओवर द ऑल्टरनेट β3 इज नॉट जीरो। आपके टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है β3 माइनस जीरो। जीरो हमेशा होता है, वो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ β3 वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर वही कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी बड़ा आया टेबल वैल्यू ऑफ टी से तो नल रिजेक्ट हो जाएगा, वरना डू नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। वो सारी बातें आप एक्सप्लेन कर देंगे। कैलकुलेटेड का मॉड ले लेते हैं, रूल ऑफ थंब से कंपेयर कर देते हैं। वैसे वो रूल ऑफ थंब लिखना नहीं होता आपने, आप बस ये जनरल एक्सप्लेन कर दोगे। तो उसने यही मांगा था, हाउ वुड यू टेस्ट विद द नेचर ऑफ फुल इम्पैक्ट एक्सप्लेन। तो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, वो एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे। ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा आपने लॉजिकल एक्सप्लेन करना है, न्यूमेरिक्स कुछ नहीं था, नंबर्स में कुछ आया नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट की चर्चा करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है?
ओह एक सेकेंड, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। हमने कोई छोड़ा तो नहीं ना बीच? हाँ नहीं छोड़ा, ठीक है ठीक। नहीं एक सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन करा दिया था, हाँ ठीक है। ओके ओके, बैक 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 बच्चों, सेकेंड पार्ट पे आए थे। क्या कह रहा है? कह रहे हैं समवन सजेस्टेड हिम ऑन टू रन ओनली वन रिग्रेशन। ये क्या पढ़ दिया, सॉरी बी पार्ट यहां से था। A business economics student was interested in running a regression between stock prices and time period. Stock prices और time period के बीच में regression run करना चाहता है because of COVID-19 impact on stock prices. He decided to run two separate regression. Separate regression run करने का सोचा है। ये कब करते थे हम? चाओ टेस्ट में करते थे, याद है? चाओ टेस्ट में एक छोटा सा टेस्ट आपको लिखवाया था थ्योरी में एक्सप्लेन करने का, और थ्योरी के लिए आया हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, एक पीरियड के लिए दो अलग अलग सैंपल, दो अलग अलग रिग्रेशन रन करे। एक लिया है पीरियड 2010 से 2019, ओके, प्री कोविड पीरियड लिया है, ये प्री कोविड पीरियड है। और एक उसने लिया है पोस्ट कोविड, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द इकोनोमेट्रिक्स प्रॉब्लम ही वाज ट्राइंग टू एड्रेस बाय कंस्ट्रक्टिंग टू रिग्रेशन। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड टाइम पीरियड पे किसकी बात कर रहा था? रिग्रेशन बिटवीन स्टॉक प्राइसेस एंड टाइम पीरियड। तो ये बताना चाह रहा है कि स्टॉक प्राइसेस और टाइम पीरियड में क्या दिक्कत आई होगी। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि स्ट्रक्चरल ब्रेक की बात कर रहा है ना, कि हमारे पैरामीटर स्टॉक प्राइसेस में कोविड से पहले और कोविड के बाद में कितना चेंज आया, इस चीज को चाओ टेस्ट से एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो कौन सा करना चाह रहा है, बस वो आप लिख दोगे, आप लिख दोगे बाय रनिंग two separate regression, question C language उठा लेते हैं, by running two separate regression he was trying to address the problem of parameter instability, structural break के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फिर कोविड-19 का थोड़ा सा बता दोगे कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में शॉक की वजह से चीजें बदली थी, दैट्स इट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाना है इसमें, ओके। तो आपने बस यही बताना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा चाओ टेस्ट लिख के दे देना, नहीं वो वाला काम नहीं करना है आपने। सेकेंड पार्ट, क्योंकि दो ही नंबर का क्वेश्चन पार्ट है, ओके, वरना हम चाओ टेस्ट भी एक्सप्लेन करते थे। सेकंड पार्ट कह रहे हैं समवन सजेस्टेड हिम टू रन। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले चाओ टेस्ट होता था, उस चाओ टेस्ट की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डमीज लाना शुरू किया। डमी की अच्छी बात क्या होती है? डमी की अच्छी बात, ये रहा मॉडल है ना, डमी की अच्छी बात क्या होती है? एक मॉडल से, सिर्फ एक मॉडल से आप पूरा क्वेश्चन समझ जाते हो। आपको प्री कोविड पोस्ट कोविड, आपको स्पेशल जनरल जैसे यहां पता लगा, ऐसे यहां पे भी पता लग जाता है। तो कह रहा है कि डू यू थिंक एक मॉडल बना लिया जाए, डू यू थिंक द सजेशन वाज करेक्ट? यस, अगर हाँ तो डेवलप कर दो, अभी डेवलप कर देते हैं सच एन इक्वेशन, और नो तो आइडेंटिफाई द मिस्टेक। तो आंसर इज यस, कर सकते हैं और मॉडल हम बना सकते हैं। तो मॉडल इस केस में क्या बनेगा, जैसे पहले बनाया था, स्टॉक प्राइसेस मेरा वाई आई है, इक्वल है बीटा वन प्लस बीटा टू। एक तो टाइम एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक डमी एक वेरिएबल है। टाइम के साथ साथ हम डमी डालेंगे, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए इसमें टाइम और डमी मतलब प्री कोविड पोस्ट कोविड, ठीक है, ये भी आपका एक दूसरे पे इंटरैक्ट कर रहा है, तो इंटरैक्शन डमी वाला मॉडल आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो बीटा वन प्लस बीटा टू टाइम आ गया, मतलब एक्स आई, ठीक है। बीटा थ्री डमी आ गया, डी आई, और बीटा फोर डी आई एक्स आई आएगा, ओके। ठीक है, फिर आप डमी एक्सप्लेन कर दोगे। यहां पे डमी क्या है, डमी कैसे लिखोगे? डमी लिखोगे 1 फॉर प्री कोविड, 0 फॉर पोस्ट कोविड, गॉट इट। तो थ्योरी में एक्सप्लेन करना है तो मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखवाया नहीं है, आप लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद आप एफ टेस्टिंग कर सकते हो कि बीटा थ्री बीटा फोर 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके लिए, ओके। तो कंबाइंड टेस्टिंग कर लोगे, तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है, और दैट्स इट। और तो कुछ इसमें मांगा नहीं है, ओके। यहां तक समझ आता है, 4 क्वेश्चन समझ आते हैं, 5वें पे चलते हैं। ये है हमारा प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको उठाते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ओके। करें एक्सप्लेन बच्चों, क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं a researcher fitted the following model of 64 employees where wages in rupee दिया हुआ है was regressed
ये क्वेश्चन अगर आपको याद है, वैसे तो इसको लिखवाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाय चांस सेम टू सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में, हमारे असाइनमेंट बुकलेट का एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया भाई, वेजेस, एक्सपीरियंस और एज का। वहां पे एक एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, शॉर्ट में फटाफट मैं आपको दोबारा बताएगा। सबसे पहला काम, इंटरप्रेट द टू पार्शियल कोफिशिएंट। तो आपको याद है पार्शियल कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एजेस, चल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ये हमारा बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3, मतलब बीटा 2 को एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो बीटा 2 कैसे एक्सप्लेन होता था, कीपिंग एज कांस्टेंट। अगर एज को कांस्टेंट रखेंगे, 1 ईयर इंक्रीज इन एक्सपीरियंस, 1 ईयर इंक्रीज इन एक्सपीरियंस increases the average monthly wage by 0.325 थाउजेंड रुपीज, है ना, रुपीज को थाउजेंड में मेजर कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, पहला काम। ऐसे ही सेम गोज विद एज, एज के लिए बता दोगे कीपिंग एक्सपीरियंस कांस्टेंट, 1 ईयर ऑफ एज इंक्रीज इन 1 ईयर ऑफ एज डिक्रीजेस द मीन वैल्यू ऑफ वेज बाय 0.003 थाउजेंड रुपीज। ओके, आप 1000 रुपीज नहीं लगाना चाहते तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 रुपीज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 रुपीज का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 3 रुपीज का चेंज आ रहा है, और यहाँ पे 325 रुपीज का चेंज आ रहा है, काइंड ऑफ, है ना, अगर 1000 से ही लगाना। पहला पार्ट हमें आता है, कैरेट टेस्ट whether the experience and age are statistically significant। तो आपने क्या करना है, टी वैल्यूज निकालने हैं। स्टैंडर्ड एरर्स आपके पास है, मैंने हमेशा बोला है कि टी वैल्यूज पहले डायरेक्ट निकाल लिया कीजिए, डिवाइड कर करके तीनों के टी वैल्यूज निकाल लो। आपने बीटा 2 बीटा 3 के लिए करना है, नल स्पेसिफाई, ऑल्टरनेट, टेस्टिंग, कैलकुलेटेड छोटा या बड़ा, वो सारा काम आपने एक्सप्लेन कर देना है सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट, इज द मॉडल ओवरऑल जब आता है तो किसके लिए करते हैं हम, एफ टेस्ट करते हैं आर स्क्वायर के लिए। तो आप एफ टेस्ट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर्मूला एक बार याद दिला दो इसका भी दोबारा, क्या था, आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन माइनस के फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद के माइनस 1 n माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम। n मेरे क्वेश्चन में पता है आपको कितना दिया हुआ है, 64, और k मेरे क्वेश्चन में कितना है, 3। ओके, k इज 3। ओके, तो थर्ड पार्ट भी इसका हो जाएगा। कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, डिवाइड भी करना है, कैलकुलेट करने में आपको पता है, या मैंने कैलकुलेशन वैसे कर रखी थी, आपने लिख दो क्या, टी वैल्यूज आ रहे हैं 0.325 को 0.032 से डिवाइड करके 1 सेकेंड में बताया था कैलकुलेटर से। ये वाला नहीं किया था मैंने, ये लिख देता हूँ, आपका यही आंसर आना चाहिए। बट ये बच्चों, ये कैलकुलेशन तुम्हें आती है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला इज -4.109, ठीक है। एफ वाले की वैल्यू, पैरामीटर्स आपको पता है, आर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, लिख देता हूं, आर स्क्वायर इज 0.667 डिवाइडेड बाय 2, के इज 3 क्योंकि 1 माइनस 0.667 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 3, ओके लिख देता हूं 61, फॉलोज एफ विद 2,61 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 61.09, जो हमें पता है बहुत बड़ा है, तो नल रिजेक्ट ही होने वाला है इसमें। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ पार्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट आर बार स्क्वायर। आर बार स्क्वायर का फॉर्मूला याद है सभी को, आर बार स्क्वायर फॉर्मूला होता था 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस के। ओके, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, आर स्क्वायर आपके पास है, ये बच्चे ने वैसे फॉर्मूला लिख भी रखा था बाई चांस, मैंने अभी नोटिस किया, ठीक है। और ये कैलकुलेशन टेंटेटिव कितनी आएगी, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है मैं उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। फिर भी आप समझदार हैं बच्चों, कैलकुलेशन में आप लोग बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड है ना, तो अच्छे से कर सकते हैं। तो आर बार स्क्वायर मेरा जो आ रहा था दैट इज 0.6561 अप्रॉक्स, ठीक है। मैंने आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए फटाफट कैलकुलेट कर रखा है।
वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट इन केस कर दिया तो प्लीज यार, प्लीज 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 ये मत कहना सर कैलकुलेशन कैसे गलत कर सकते हो। कर सकता हूँ यार, ठीक है, मेरे को पेपर थोड़ी देना है, आपको देना है ना। चल यहां तक समझ आता है, फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कृपया करके और उसके अकॉर्डिंग भी समझा देना। Which of the following two R square or adjusted R square is better measure for goodness of it here and why? हाँ ये आपको याद है, ये आप एक्सप्लेन कर देते हो कि कौन सा बेटर रहता है, R बार स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर की टेंडेंसी थी कि कभी भी डिक्रीज नहीं होता, R स्क्वायर टेंड्स टू इंक्रीज। आप एक एक वेरिएबल डालते जाओ, R स्क्वायर बढ़ता जाएगा, पर R बार स्क्वायर ऐसा नहीं करता है, R बार स्क्वायर फॉल भी करता है ना। तो R बार स्क्वायर की वैल्यू गिर भी सकती है, तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि R बार स्क्वायर इज मोर रिलायबल इंडिकेटर देन ऑफ R स्क्वायर। R स्क्वायर से ज्यादा बढ़िया रहता है R बार स्क्वायर। ओके, फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। ओके ओके ओके, फिफ्थ पार्ट में पहली बार कुछ कैलकुलेट करने को बोल दिया है। तो वेजेस ऑफ एम्प्लॉय बेसिकली करना क्या है मैं बता देता हूं। 11 उठा के पुट करना है एक्सपीरियंस पे, 50 उठा के पुट करना है एज पे, और वेज कैलकुलेट करना है। तो 20 प्लस 0.325 था ना, इंटू 11 माइनस 0.3 रुपीज आया था ना, ये 0.003 इंटू 50। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, ये कितना आ रहा है आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूं कैलकुलेट। ये आ रहा है 23.425। ओके, अगेन ये इतनी कैलकुलेशन यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना इतने 1000 रुपीज हैं। तो अगर आपने एग्जैक्ट रुपीज में बताना है तो इट्स 23,405 रुपीज। ओके, जैसे जितना भी वैल्यू आएगा मतलब उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट इज व्हाट डू यू थिंक द साइन ऑफ वेरिएबल एज इज नेगेटिव। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था वेजेस हैं बच्चों, वेजेस हैं, एज बढ़ती है तो वेज नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, ये सही है नेगेटिव साइन, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है दो तीन चीजें हैं आपको पता है। एज बढ़ती है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हमेशा जॉब्स पे, है ना। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या आपकी उम्र बढ़ेगी ना, तो आपकी वेज कम होगी इंस्टेड ऑफ बढ़ना। सैलरीज भी कम होती है, रादर वेज भी कम होगी, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी डाउन हो जाएगी। पहले आप वेज ले रहे थे, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, आप ज्यादा लंबे टाइम काम कर पा रहे थे, आपके अंदर वो एंथुसियाज्म था। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो बढ़ती है सैलरी, वेज बढ़ेगी, लेकिन एज के साथ वो एक लेवल पे आके सैचुरेट हो जाती है और फिर फॉल करना शुरू करती है, वो डिक्रीज करना शुरू करती है। और नेगेटिव ना साइन देखो, 3 रुपए एज जा रहा है, 3 रुपए ही जा रहा है ना, एक एक साल बढ़ाने पे। तो इससे आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता है, थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। एक्सपीरियंस की वजह से आपका वेज तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन एज की वजह से थोड़ा थोड़ा डाउन होता है। तो वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा वो वाला पार्ट, ठीक है। ओके, लास्ट, यस लास्ट क्वेश्चन, नहीं ओके, 6 एंड 7 दो क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिला है अभी तक जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशन किया है। अब 6th क्वेश्चन ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, और इसके आंसर्स अगेन सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने थ्योरी उतनी प्रिसाइज उतनी क्रिस्प लिखवा रखी है ना कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चों। पढ़ते हैं, कह रहे हैं ना मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज द पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट एंड मेजर ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट चेंज इन explanatory variable keeping the impact of okay कह रहे हैं explain how this impact on all other variables kept constant। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल आई थिंक आपने एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, उसका पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। और उसके अलावा बस आप पूरा वो एक्सप्लेन कर दोगे आपके कैसे कैसे आपके स्लोप कोएफिशिएंट की डिटेलिंग है। तो वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करी है, वही दोबारा करनी है यहाँ पे। दूसरे पार्ट में कह रहा है इलस्ट्रेट हाउ वुड यू रिमूव हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन अ मॉडल बाय मेकिंग एन assumption अबाउट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म।
as it is known in advance। अगर आपको पहले से पता है, याद है सिग्मा आई स्क्वायर इज नोन। रिमूविंग के दो केसेस करवाए थे, when variance of mu i is known and when variance of mu i is unknown। अननोन में आप क्या करते थे, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही करते थे। अननोन वाले में आप अज्यूम कर रहे होते थे कि ये होगा या ये होगा या ये होगा, और जब नोन रहता है आपको पता होता है कि वेरिएंस ऑफ म्यू आई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर आएगा, तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, याद है। आप उस केस में क्या करते थे, हल्का शॉर्ट में बताता हूं कि आपने अज्यूम किया कि वेरिएंस ऑफ म्यू आई सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर है, मान लो, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन करके आप सिग्मा सिग्मा एक्स आई से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करते थे, ठीक। या खाली सिग्मा स्क्वायर लेके भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म मॉडल आता था, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। स्क्वायर रूट एज इट इज उठा के बस असाइनमेंट से चिपका दो बच्चों, कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग टू कैलकुलेट, नथिंग टू राइट एक्स्ट्रा। जितना लिखवाया हुआ उतना लिख दोगे, सफिशिएंट, आंसर ओवर है इसका। एम आई क्लियर? ठीक है, थियोरी पेपर था 2022 पेपर, बहुत ज्यादा थियोरिटिकल था, ठीक है। तो डिटेल 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 और डिटेल डिटेल में पूरे नंबर, है ना। ये तो क्या 5 क्वेश्चन कह रहा है करने को, हम 6 कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे फुल से ज्यादा आ चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ले आए। ओके, चलो 7 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्योर थ्योरी समझाना है, देखो शायद, है ना, डिफरेंस देना है, किसी भी 3 के बारे में देना है, जो भी। लिन लॉग, लॉग लिन समझा रखा है क्या होता है, लिन लॉग में क्या होता है, लॉग लिन में क्या होता है। लिन लॉग याद है, एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 ln एक्स आई। लॉग लिन ln वाई आई इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 एक्स आई। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, डिटेल नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे से समझा के और क्रिस्प लिखवा के, उतना लिखवा रखा है कि आप बहुत आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। एनोवा एनकोवा मॉडल आपको पता है क्या होता है। एनोवा वो होता है जिसमें सिर्फ डमीज होती हैं, एनकोवा वो होता है जिसमें डमी प्लस वेरिएबल होता है, एक्सआई डीआई वाले मॉडल्स। ओके, देन रिलेशन थ्रू ओरिजिन विद इंटरसेप्ट लिखवा रखा है, स्लोप एंड इंटरैक्टिव डमीज लिखवा रखा है। इनके लिए आपको पीआरएफ एंड एसआरएफ रिमेंबर, यहां से तो हमने चैप्टर ही शुरू किया था। तो आपको लग रहा होगा ना उस टाइम पे कि सर यार इतना थ्योरी लिखवा रहे हैं क्लासेस में भी, सर ये तो हम पढ़ ही लेंगे। देखो मैंने उतनी ही थ्योरी और उतना क्रिस्प लिखवाया था कि आपके पेपर में क्वेश्चन देख रहे हो उतना ही आया है जितनी लिखवाई है। मैंने बोला है वैसे कि बच्चों साथ में गुजराती पढ़ लिया करो, पढ़ा करो, लेकिन फर्स्ट क्लास में ये भी तो बोला था कि मेरे असाइनमेंट नोट्स ध्यान रखना, वो इस क्लासेस के असाइनमेंट नोट उठा के रखना, दैट इज मोर देन इनफ। तुम अभी तो अपने बीबी एग्जाम दे रहे हो, जो इकोट्रिक्स के एग्जाम दे रहे हो, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हो, जब तुम आगे एमए कर रहे होगे ना तो भी ये रजिस्टर तुम्हें आज इट इज काम आएंगे और एकदम से सारा पार्ट याद आ जाएगा कि हमने क्या कर रखा है। ओके, तो ये सारा थियोरेटिकल पार्ट था। आई होप दिस यू कैन एक्सप्लेन इजीली। तो ये रजिस्टर से उठा लीजिएगा, असाइनमेंट्स फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। अगेन फिर भी कोई दिक्कत आती है, यू नो दैट, यू नो मी, यू नो माय नंबर एज वेल, 9891051566। ओके, तो सेंड मी योर क्वेरी ऑन माय व्हाट्सएप। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक। तो 2022 पेपर इसी के साथ समाप्त होता है। नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।